नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया आपके साथ। ताज़ा खबरों पर बात करने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। मोदी कैबिनेट में विभाग बंटवारे पर तेजस्वी यादव का निशाना। आचार संहिता हटने के बाद मांगे सुनने की प्रक्रिया फिर से शुरू, डीसी सलोनी राय। थाने में डायपर फैक्ट्री में लगी आग बुझाने का काम जारी। ओडिशा की पहली मुस्लिम महिला विधायक बनी सोफिया फिरदौस। भाजपा के प्रति आत्मसमर्थन के बाद विधायक दल बेहरा की जीत। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी को फिर से संभालने का महान सम्मान। भूपेंद्र यादव, पीएम मोदी के विशेष कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया मिशन लाइफ कार्यक्रम विश्व भर में अद्वितीय धारा में चल रहा है। एमसीए के अध्यक्ष अमोल काळे के निधन पर अजित पवार ने जताई संवेदना। दुखद घटना। गर्मी के बाद दिल्ली में जल संकट, टैंकरों से भरा जा रहा है पानी। अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री को जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया, रेलवे में बड़े सुधार होंगे। हरियाणा मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का बयान, धर्म के आधार पर अन्य लोगों को एससी और एसटी के आरक्षण देना दुर्भाग्यपूर्ण। थाने भिवंडी तालुका के सारावली एमआईडीसी में डायपर निर्माण फैक्ट्री में आज सुबह आग लग गई। आग बुझाने का काम जारी है। ये सरौली गांव करके है, एमआईडीसी एरिया है। यहाँ पे एक तो जो छोटे बच्चों का हगीज का गोडाउन है और यहाँ पे जो बोलते हैं कि कापूस करके बोलते हैं, तो उसको ये गोडाउन में आग लगी है और रात को 3 बजे आग लगी थी और ये आग बुझाने का काम चालू है। अब तो कितना नुकसान हुआ कंपनी का आइडिया कुछ बता नहीं सकते अभी तो फिलहाल आग चालू बुझाने का काम चालू है, उसके बाद ही मालूम चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। कटक ओडिशा में पहली मुस्लिम महिला विधायक चुनी गई सोफिया फिरदौस ने बराबती कटक सीट जीतने के बाद कहा, मैं अपने शहर कटक की गर्वित बेटी हूं। कटक के लोगों ने अपनी बेटी पर भरोसा जताया है और मुझे वोट दिया है। मैं अपने कटक के लिए काम करना चाहती हूं। हम अपने शहर को विकास की ओर ले जाएंगे। First of all, I would say that I am a proud daughter of my city, Cuttack, and born and brought up in Cuttack, studied in Cuttack. Also, I'm doing my business also in Cuttack. So, the people of Cuttack have trusted their daughter and they have voted for me. Also, if you see my profile, then I've always promoted my culture, my food, our textiles, our fabrics, our festivals, widely within the organization, within social groups, as well as widely in the social media space. As a proud Odia, I would say that it's my privilege to be speaking to you right now. And as a proud Katkiya, proud Odia and an Indian, coincidentally, yes, I am a Muslim and it's the first Muslim, so history, it is, people are saying that you have created history. I would like to work for my Cuttack so that Cuttack is able to make a lot of histories and Cuttack is able to get back on the map of India very soon, and we will be able to add a lot of value to our city. Because as I am a woman and if you know the former chief minister who was a lady called Nandini Satpathy ji, so she was also a daughter of Cuttack and she became the chief minister of Odisha. उधमपुर की डीसी सलोनी राय ने कहा, आदर्श आचार संहिता एमसीसी के हटने के बाद इस प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया है। लोग और उनके प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं ताकि अपनी मांगे रख सके। ये जम्मू कश्मीर सरकार की एक अनोखी पहल है कि वरिष्ठ अधिकारी सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं और लोगों की मांगों को सीधे तौर पर सुन रहे हैं। मॉडल कोड लिफ्ट होने के बाद आज से पब्लिक दरबार की प्रक्रिया वापस से शुरू की गई है और आज उसी के तहत चंद्राकर भाटी सर, होम सेक्रेटरी सर यहाँ पे आए हैं उधमपुर जिले में और काफी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और लोग इसमें बढ़ चढ़ के आज मौजूद हैं और वो अपनी अपनी डिमांड्स को, अपने अपनी मांगों को उनके सामने रख रहे हैं। जी, एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है जहाँ पे जेएनके गवर्नमेंट ने जो लिया है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हर एक जिले में जाते हैं और उनके लोगों के फर्स्ट हैंड डिमांड्स को एक्सपीरियंस करते हैं। इससे ना ही सिर्फ लोगों की डिमांड्स को एक गति मिलती है मगर सभी लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के तहत भी एक अच्छा तालमेल बना रहता है और एक फर्स्ट। भुवनेश्वर ओडिशा निर्दलीय विधायक विजय कुमार दलबेहरा जो भाजपा का समर्थन करते हैं, उन्होंने कहा, 2019 में मैंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन मैं मामूली अंतर से हार गया।
फिर भी मैंने अपना काम जारी रखा। 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मुझे टिकट नहीं दिया, लेकिन लोग मुझसे जुड़ाव महसूस करते हैं और उन्होंने मुझे इस बार चुनाव में जीत दिलाई। मैंने अपने लोगों से पूछकर भाजपा को समर्थन दिया है। जो भी पार्टी चाहती है मैं वही करूंगा। भाजपा राज्य में सरकार बनाने जा रही है और केंद्र में पीएम मोदी की अच्छी शासन व्यवस्था है जो मदद करेगी। 2019 में हम चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। सिर्फ 9,900 वोट में हम पिछड़े गए थे। हम संगठन जारी रखा था, लोग के सुख दुख में हम सारे समय दिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मेरे टिकट काट दिए। तो मैंने साधारण आदमी हूं, मैं साधारण जनता के पास गया। साधारण जनता, बड़म्मा नरसिंहपुर की स्वाभिमानी माटिका, सारे लोग मेरे साथ जुड़ा हुआ है। सारे जुड़े होके मुझे चुनाव जिताया भारी मत से। तो बड़म्मा नरसिंहपुर वासी जो स्वाभिमानी माटिका वो आदमी है, वो चाहते, वो दिखा दिया कि जो गणतंत्र है, गणतंत्र का क्या है, गणतंत्र कैसा है, गणतंत्र में क्या लोग जो मालिक है, वो मालिक, गणतंत्र का मालिक जनसाधारण है, जो जनसाधारण चुनाव जीता दिया। तो आप कितना वोट से जीते हैं और फिर भाजपा में पुनः समर्थन का क्यों आप फैसला किया? हम नरेंद्र मोदी के अनुप्राणित लोग हैं। हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तो हम एमपी चुनाव, हमारा एमपी जो भर्तृहरि महताब है, उनको हम सब वोट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी हमको बुलाया और वो प्रस्ताव किया कि क्या टिकट देना ठीक नहीं, ठीक जो गलत था वो मुझे बुलाया, फिर मैं समर्थन दे दिया। मेरे सारे आदमी के पूछ के, मेरे जो संगठन के आदमी है उनके पूछ के मैं समर्थन दे दिया। तो कल मुख्यमंत्री चुनने के लिए विधायक दल का बैठक है, आप उसमें शामिल हो रहे हैं? अभी मुझे पता नहीं है, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। आपका नाम भी अगर प्रस्तावित किया जाए मुख्यमंत्री के लिए, मंत्री के लिए, तो आप उसको ग्रहण करेंगे? ठीक है, जो पार्टी को हम समर्थन दिया, पार्टी जो चाहेगा वो हम करेंगे। आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा डेवलपमेंट? डेवलपमेंट बड़म्मा नरसिंहपुर के गोटे पीसी कारोबार है। पानी अभी 30 साल में पानी यहाँ नहीं, पीने के पानी नहीं है। तो मेरे यहाँ एक मात्र कृषि भित्तिक शुगर मिल जो था वो भी वो जुड़ गया। तो सर्वाधिक दादन बड़म्मा नरसिंहपुर का है। तो मेरे लिए जो चैलेंज है, जनसाधारण का जो भरोसा मुझ पर है, तो मैं दिन रात लगकर एवं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर हम बड़म्मा नरसिंहपुर का जो सपना है वो साकार करेंगे। तो कैसा करेंगे जब पूरा सरकार का समर्थन नहीं मिलेगा? समर्थन तो इसलिए मैंने दिया है, मैंने इसलिए समर्थन दिया है तो बड़म्मा नरसिंहपुर को। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, फिर से विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने का ये महान सम्मान है। पिछले कार्यकाल में इस मंत्रालय से अत्यधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। हमने G20 की अध्यक्षता की, हमने कोविड की चुनौतियों का सामना किया जिसमें वैक्सीन मैत्री की आपूर्ति शामिल थी। हमने ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन कावेरी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का केंद्र बना लिया। पिछले दशक में पीएम मोदी के नेतृत्व में ये मंत्रालय बहुत ही लोक केंद्रित हो गया है। आप हमारे सुधारे हुए पासपोर्ट सेवाओं भारतीयों के लिए समुदाय कल्याण को देख सकते हैं। So let me begin by saying that it's for me an immense honor, a very great privilege to be once again given the responsibility of leading the Ministry of External Affairs. You all know that in the last term, this ministry actually performed exceptionally well. It rose to many challenges. We delivered where the G20 presidency was concerned. We took on the challenges of COVID, including Vande Bharat mission and vaccine Maitri supplies. We also were the center of crucial operations like Operation Ganga and Operation Kaveri. So quite apart from the normal diplomacy,
I think I really deem it a matter of great satisfaction that in the last decade, this ministry under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has become a very people-centric ministry. You can see that in terms of our improved passport services, in terms of the community welfare fund support that we give to Indians abroad, in terms of how we respond to different needs of Indians when they leave our shores or preparing to leave our shores, and the manner in which we work with other ministries in getting investments, in promoting our exports, in enhancing our tourism flows. So this has been the record so far. Looking ahead, definitely I think the two axioms that the Prime Minister has given us, Bharat First and Vasudhaiva Kutumbakam, these will be the two guiding axioms of the Indian foreign policy. So, and together. हरियाणा मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने धर्म के आधार पर अन्य लोगों को एससी और एसटी के आरक्षण देना दुर्भाग्यपूर्ण कहा। लोगों को अब कांग्रेस का असली चेहरा दिख गया है और ये पार्टी देश से मिट जाएगी। जो झूठ पर निर्मित उनका आधार है वो टूट जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के अंदर कि एससी और बीसी के आरक्षण को एक धर्म के आधार के ऊपर इन्होंने देने का काम किया है। यही काम तो कांग्रेस ने कर्नाटक के अंदर किया है, यही काम ये टीएमसी की नेता केरल के अंदर कर रही है। एक सोची समझी योजना के तहत देश के अंदर एक इस प्रकार का भाईचारे के माहौल को खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं, परंतु देश के लोग समझ चुके हैं, इनके चेहरे को देख चुके हैं और अब आने वाले समय के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस प्रकार से इन्होंने झूठ बोल करके ये नींव खड़ी की है, ये ढह जाएगी। इस नींव के अंदर कोई भी नीचे मजबूती नहीं है। ये कांग्रेस की नींव जो खड़ी हुई है, गठबंधन गठबंधन की खड़ी हुई है, ये झूठ के ऊपर खड़ी हुई है और ये ढह जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री को एक बार फिर से जनता ने आशीर्वाद देकर सेवा का मौका दिया है। इसमें रेलवे का एक बड़ा रोल रहेगा। प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों में रेलवे में बड़ा सुधार किया है। रेलवे हमारे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ की हड्डी है, इसलिए रेलवे को केंद्र करके रखा गया है। एक भावनात्मक संबंध है। इसी विजन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देशवासियों की सेवा का जो एक मौका दिया है, उसमें रेलवे का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। आप जैसा जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है। मोदी जी का भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूं। हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के कई इलाकों में लोग जल संकट से परेशान हैं। लंबी कतारों में लोग टैंकरों से पानी भरकर बहुत ही परेशानी का सामना उठा रहे हैं।
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के अध्यक्ष अमोल काळे के निधन पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, मेरे भाषण के दौरान मुझे इस दुखद घटना के बारे में पता चला। उनका अमेरिका के दौरे के दौरान निधन हो गया, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। निधन झालं MCAचे अध्यक्ष. मला ती अतिशय दुःखद बातमी आत्ताच भाषण चालू असताना ऐकायला मिळाली. अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असताना अमोल काळे यांचं अचानक दुःखद निधन झालं. त्यांचं वय पण कमी होतं. त्यांना मॅसिव्ह अटॅक आला असं समजतंय. पूर्ण बाकीची माहिती मी आता घ्यायचा प्रयत्न करतोय. परंतु अलीकडच्या काळामध्ये देवेंद्र फडणवीसांचे अतिशय जवळचे सहकारी म्हणून अलीकडच्या काळात त्यांची ओळख संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये झालेली होती आणि आपल्या MCAच्या निवडणुकीमध्ये देखील त्यांनी त्या ठिकाणी यश मिळवलं. ते तिथं अध्यक्ष झाले आणि सगळ्यांशी मिळून मिसळून वागणारं एक व्यक्तिमत्व म्हणून अमोलची ओळख उभ्या सगळ्यांच्या मित्रपरिवारांच्या मध्ये होती. मी त्याच्या दुःखद निधनाबद्दल भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो, दुःख व्यक्त करतो. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। मैं इस जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए पूरी तरह तैयारी के साथ काम करूंगा। मिशन लाइफ को PM मोदी ने ग्लासगो COP में दुनिया के पर्यावरणीय संकट के लिए एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में शुरू किया था। आज मिशन लाइफ संरचनात्मक विकास और सजग उपभोग की मदद से पूरी दुनिया में ये चल रहा है। PM मोदी की एक पेड़ माँ के नाम अभियान को हमें हमारी पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए उत्तम जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में इस मंत्रालय ने PM मोदी के नेतृत्व में कई कदम उठाए हैं और हम पर्यावरण और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। पूरी दुनिया में जो पर्यावरणीय संकट है उसके बहुत बड़े एक्शन कार्यक्रम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लासगो की COP में मिशन लाइफ एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल इसका प्रारंभ किया गया था, जिसको आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो दुनिया में एक सबसे बड़ा इस समय विषय है माइंडफुल कंजम्पशन रेदर देन माइंडलेस यूटिलाइजेशन, उसको लेकर के मिशन लाइफ एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल पूरे दुनिया में चल रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम, जिस तरह का जलवायु तापमान, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के चैलेंजेस, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के चैलेंजेस जो हैं, उसके लिए एक पेड़ मां के नाम, सभी एक पेड़ अपनी मां के साथ जाकर के जरूर लगाएं। उनकी स्मृति ना हो तो स्मृति में लगाएं, लेकिन धरती मां को हरा भरा बनाने के लिए इसको जिम्मेदारी के साथ करें। और ये भावुक अपील इसलिए भी है कि पेड़ लगाना नहीं, पेड़ को बचाना भी जरूरी है। इस मंत्रालय द्वारा अनेक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में उठाए गए हैं और हम पर्यावरण और विकास इसको साथ साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल हमने देखा है टाइगर कंजर्वेशन के 50 साल पूरे हुए, एलिफेंट प्रोजेक्ट के भी 30 साल पूरे हुए, मिष्टी जैसा प्रोग्राम मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सी शोर टेंजेबल इनकम प्रोग्राम को शुरू किया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें आवाज़ इंडिया पे।